जुड़े हैं जो कि बाजार को बहुत अच्छे से रीड करते हैं, छोटे मझोले शेयर्स के मास्टर हैं। उनका नाम है सुनील सुब्रमण्यम, एमडी है सुंदरम एएमसी के। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन भी शुभ है आपसे बातचीत करने का, क्योंकि जिस समय सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स की हमको ज़रूरत होती है, आज हमारे साथ आप ही जुड़े हैं। सुनील जी एक बार ज़रा ये बताइएगा कि ये जो मार्केट के अंदर गिरावट है, अभी हमारे साथ नरेश भी जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि सारे सेंटिमेंट्स तो ठीक है, एक दो वजहों को छोड़ दें तो कुछ खास बड़ी दिक्कत नहीं है बाजार के अंदर। एक बार आपका मैं आउटलुक जानना चाहता हूँ इस पूरे साल का मार्केट्स को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर। देखिए, मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक की ग्रोथ डोमेस्टिक चीज़ों के कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें कोई गिरावट नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि मार्केट में एक्सपेंशन जो हुआ है वैल्यूएशंस में, बाकी देशों के माफिक थोड़ा एक प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि वर्ल्ड एक स्लोडाउन की स्थिति में है, सभी मार्केट्स दबाव में थे, बट इंडियन मार्केट में उतना दबाव नहीं था, तो नेचुरली एक वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ गया था इंडियन मार्केट्स के में। तो इसलिए एक वैल्यूएशन का एक थोड़ा डाउट आ गया था बहुत लोगों के मन में। न्यूज़ में देखिए वैल्यूएशंस की बात हो रही थी, वायरल थी, बट एट द सेम टाइम आप अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज देखिए, वैल्यूएशंस के 18 के करीब ट्रेड हो रहे हैं बिफोर दिस करेक्शन ऑफ यस्टरडे। तो 1 ईयर फॉरवर्ड भी 18 कोई वरी की बात नहीं है, हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज के पास ही है। तो ऐसी हालत में जब हमारी देश की वैल्यूएशन अपनी लॉन्ग टर्म हिसाब से ही चल रही है, मगर बाकी के वर्ल्ड रिसेशन में जाने के कारण उनकी मार्केट में जो दबाव गिरावट दिख रही है, उसके कारण इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन प्रीमियम में चल रहा था और खबर इतनी आ रही थी, तो ये एक तरह अब कह दिए कि वैल्यूएशंस का एक एक बलून या बबल की तरह क्रिएट किया गया था, जो असलियत में उसका फाउंडेशन नहीं है मेरे ख्याल में। तो ऐसी हालत में ऐसी जो खबर आई थी कल परसों एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंपनीज के बारे में, वो एक पिन प्रिक जो एक बलून को लगती है, तो थोड़ा इमीडिएटली बलून कोलैप्स होता है। तो मेरे लिए आप देखें तो उन कंपनियों की जो इंफॉर्मेशन आई थी उसको अलग छोड़ के, क्योंकि मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता हूं, मगर ये वाइड रेंजिंग जो करेक्शन हुआ है वो बिना बेसिस के है। इवन आप उस कंपनी के ग्रुप के एक्सपोजर, लाइक बैंकिंग सेक्टर में इतना दबाव आया है पिछले 2 दिन में, मगर क्या एक्सपोजर है बैंकिंग सेक्टर का इनके लिए, उसका ये कुछ मायना नहीं रखता करेक्शन। तो ये एक और आज अर्निंग सीजन की बात करें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस को बैंकिंग सेक्टर ने दिया है। तो एक सेक्टर जिसका परफॉर्मेंस कंसेंसस एस्टिमेट को बीट कर रहा है, उसमें करेक्शन हो रही है। तो सोच लीजिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे हमारी फंड हाउस या रिटेल निवेशक जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनके लिए फैंटास्टिक खरीदने का मौका है, क्योंकि ये करेक्शन जो आ रहा है उसका ना कोई संबंध है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ से, और ना ही कोई संबंध है ब्रॉडली एक वैल्यूएशन के बेसिस पे इंडियन हिस्टोरिक वैल्यूएशन कंपैरिजन में। जो भी अभी करेक्शन एक पैनिक रिएक्शन के कारण, एक न्यूज के कारण जो होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और खास करके जो एसआईपी की फ्लोस बढ़ गई है, उनके लिए समझिए कि जो भी एसआईपी के इंस्टॉलमेंट आज कल में आएंगे उनके लिए भरपूर लाभ होगा, क्योंकि बहुत कम प्राइस दाम में उनको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऐसे एक बुल मार्केट जो चल रही है हमारे स्टॉक मार्केट में, उसके अंदर जो एक 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 टेकिंग ब्रेथ, एक ऐसी करेक्शन जो आती है, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और बुल मार्केट को और भी स्ट्रेंथन करेगी फॉर द फ्यूचर। तो ये मेरा मानना है कि ऐसे शॉर्ट टर्म रिएक्शन से लोग पैनिक ना करें, ऑन द कॉन्ट्ररी सरप्लस कैश हो तो बाइंग करे। कोई एसआईपी में आपको इंस्टॉलमेंट को बढ़ाना है तो इस मौके पे अपना 2-3 इंस्टॉलमेंट आप बढ़ा दीजिए। Right. Good morning, Sunil. Priyanka here. Always a pleasure to talk to you. Sunil, अब तक के जो नंबर्स आए हैं, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं, इनफैक्ट यूएस आप ग्लोबली भी देखें, वहाँ पर भी मार्केट्स काफ़ी एक्साइटेड है अर्निंग्स को लेकर, और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो नंबर्स अब तक आ रहे हैं, चाहे आप ऑटो के नंबर्स आप देखें और इनफैक्ट फार्मा स्पेस के भी नंबर्स आप देखें, क्योंकि फार्मा स्पेस के लिए एक बड़ा हैंगओवर जो था वो यूएस बिजनेस तो था, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के जैसे नंबर आए, इन्हें आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं?
देखिए, ऑटो सेक्टर का तो मैं मानता हूँ कि कोविड के शुरुआत से जो सेमीकंडक्टर सप्लाई का प्रेशर आया और फिर 2-3 समर्स जो कि एक बहुत बड़ा दिवाली या समर जो बाइंग सीजन होता है, वो ऑटो में नहीं हुआ क्योंकि कोविड की डर थी और ये थी, तो वो एक पेंट अप डिमांड अभी आगे चल रही है। सेकंड चीज़ आपने देखा कि ओवरऑल मिडिल क्लास जो मैं कहूँगा, मिडिल क्लास और हायर इनकम मिडिल क्लास को एक्चुअली कोविड में उनके तनख्वाह सैलरीज़ बढ़ गई थी। कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई थी। तो ये वो मौका ढूँढ रहे थे कब उनकी पुरानी गाड़ी को वो बेचकर एक नई गाड़ी अपस्केल करें, जैसे एसयूवीज़ का। क्योंकि इंडियन लार्ज फैमिलीज़ होती है तो बहुत 3-4 लोगों से ज़्यादा 5-6 लोग को बिठाने की एक गाड़ी मिल गई, तो उसमें एक पेंट अप डिमांड दिख रही है। तो मेरे लिए ऑटो का जो सिनेरियो था लास्ट ईयर में और एक था कमोडिटी प्राइसेस राइज का दबाव था। तो वाई-ओवाई बेसिस में अभी कमोडिटी की भी डिसेलरेशन हुई है। तो मेरे लिए ऑटो एक स्वीट स्पॉट में बहुत दिन से मैं कह रहा हूँ कि ऑटो एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी है और ये नंबर्स साबित कर रहे हैं। तो इसलिए ऑटो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिक है। खाली एक इसमें मैं कहूँगा थोड़ी कॉशन है ऑटो कंपोनेंट्स, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और वर्ल्ड अगर रिसेशन में जा रही है तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स के ऊपर दबाव होता है। तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को अलग देखेंगे। एट द सेम टाइम ट्रैक्टर जो है मॉनसून डिपेंडेंट है, ये है, उसका थोड़ा साइक्लिकलिटी होता है मॉनसून और उसके अलावा से। उसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें ऑटो के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान गवर्नमेंट बना रही है उसके कारण लॉजिस्टिक्स का जो डिमांड बढ़ रहा है उसे कमर्शियल व्हीकल्स भी एक अप साइकिल में अभी आ पहुंची है और इसलिए कमर्शियल व्हीकल की डिमांड और उन तरह की कंपनियों में मैं देख रहा हूं कि अच्छी फ्यूचर है। तो प्राइवेट व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इन सब में मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं। तो ऑटो एक अच्छी सेक्टर बन रही है। सेकंड, बैंकिंग के बारे में बात करूंगा। अर्निंग सीजन में बैंकिंग के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बट कल परसों की जो हादसा हुई है जो मार्केट को डरा रही है उसमें बैंक का सबसे ज्यादा गिरावट है। तो ये स्वीट स्पॉट में मानता हूं क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं मगर दाम गिर रही है, तो इससे और बेहतर मौका खरीदने का कौन सा हो सकता है। फार्मा और आईटी में क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो नेचुरली वैल्यूएशंस के ऊपर दबाव थे कि इंटरनेशनल कैसा होगा, पर जैसे ही इंडिविजुअल कंपनीज की रिजल्ट्स आती है मैं समझता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको प्ले अच्छा लगेगा, मगर ओवरऑल सेक्टर में मैं फिर भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज को ट्रैक करूंगा कि कैसे इनकी फ्यूचर आउटलुक दिखेगी, क्योंकि मार्केट आज की अर्निंग्स को थोड़ी खरीदती है। वो डायरेक्शन और गाइडेंस जो मिलता है इस साल के लिए उस हिसाब से ही मार्केट में खरीदारी होता है, तो वो ट्रैक करने की जरूरत है। और मटेरियल्स के नंबर्स नेचुरली उतने अच्छे नहीं आई है क्योंकि मटेरियल्स का ओवरऑल वाई बेसिस पे इम्पैक्ट दिख रहा है उन कंपनियों के ऊपर, अर्निंग्स की उतनी अच्छी नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि मार्केट की अर्निंग्स ब्रॉडली इन लाइन विद कंसेंसस बारिंग ए फ्यू सेक्टर्स। Good morning, Mr. Subramaniam. Mansi this side. Pleasure talking to you. बजट इज राउंड द कॉर्नर और इस बार का बजट तो प्री इलेक्शन बजट भी होने वाला है, तो सरकार का फोकस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर तो रहता ही है, लेकिन इस दफा हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएशन पर एक बड़ा फोकस भी रहेगा। कई सारे थीम्स होंगे जिस पर नजर रखनी होगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बड़ी थीम होगी, चाहे फिर वो रूरल डेवलपमेंट हो या फिर जॉब क्रिएशन हो। आपके हिसाब से इस बार के बजट को लेकर कौन से थीम्स हैं जो प्ले आउट होंगे, कहां पर सबसे ज्यादा चर्चा होती दिखेगी? मैं कहूँ कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको आपने भी आइडेंटिफाई किया क्योंकि रूरल में जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 अच्छी फसल हुई है खरीफ और रबी की, और रूरल का जो मोमेंटम है डिमांड ग्रोथ अभी तक नहीं दिख रहा है। कुछ कमेंट्री बता रही है कि आगे वाले दिन अच्छे होंगे, मगर अवर गवर्नमेंट एक इलेक्शन के साल में ज्यादा जॉब क्रिएशन रूरल सेक्टर में है, वो इसी चीज से हो सकता है कि रूरल में रोड क्रिएशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड चेन्स और ऐसी चेन्स। सो बजट में बहुत बड़ा एक पुश मैं देख रहा हूँ कि रूरल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बहुत नौकरियां उधर जाए और पैसा रूरल के हाथ में बढ़ जाए। तो वो एक इंपॉर्टेंट बहुत फोकस होगी कि कैसे, क्योंकि कुछ गिव अवे दे दिया जैसे नरेगा को बढ़ाना ऐसी बात या फार्म लोन वेवर ऐसी कुछ बात करी तो लोगों का बहुत मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है, तो अगले साल इलेक्शन के तक ये सब जो करेंगे उसका कुछ याद नहीं रखेंगे वो। तो ये जॉब क्रिएशन का जो इंपॉर्टेंट मायना है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैं कहूंगा कि पीएलआई के जरिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो चाइना के जो ट्रबल्स है उसके कारण जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, टेक्सटाइल सेगमेंट, वो तो हमने कर चुका है, मगर पीएलआई को वाइडन करके लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को एक बजट के थ्रू बूस्ट मिले, चाहे वो टैक्स कॉप्स के थ्रू या कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स के थ्रू, फिर वो बहुत बड़ा एक जॉब क्रिएशन का इंपैक्ट हो सकता है। तीसरा मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि वो भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और हाउसिंग बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट है इंडिया के लिए। 2024 का हाउसिंग फॉर ऑल का ऐलान किया था, उसके नजदीक
नहीं है हम, तो और थोड़ी हाउसिंग रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सॉप्स देने की कोशिश शायद होगी गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे जॉब क्रिएशन हो सकता है। तो आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि इस इलेक्शन का मुद्दा होगा जॉब्स, क्योंकि इंडिया की वोटिंग एज जो 18 तक गिर गई है, उसके कारण बहुत से लोग बहुत जल्द से इलेक्शन यानी वोटिंग पॉपुलेशन के अंदर घुस रहे हैं। तो ये यूथ ऑफ इंडिया का जो वोट बैंक है, उसको टैप करने के लिए ये जॉब क्रिएशन सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएलआई स्कीम का जो भी बेनिफिट और हाउसिंग ऑन रियल एस्टेट, ये 3 के ऊपर मैं एक बहुत बड़ा सपोर्ट देख रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड इस बजट में। तो मैं ज्यादा इसको एक पॉपुलिस्ट बजट में नहीं मानता हूं कि होगा। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगी, खास करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एरिया में। एब्सोल्युटली, ये सारे सेक्टर्स और ये सारा एनालाइज व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए सुनील बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए टी नाउ संदेश पे। चलिए बढ़ेंगे आगे।